चौधरी साहब ने रहमान को कोयटा से गिरफ्तार कर लिया था। एक इंस्पेक्टर खुफिया तौर पे उनके घर पे रखा गया। इस दौरान रहमान के लड़कों को पता चल गया था गैंग वॉर के पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट थी, क्योंकि एमकेएम की गवर्नमेंट थी, प्रेशर था। फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई एक फोर्स बनाते हैं। चौधरी असलम को ही क्यों एमकेएम ने चूज किया कि ये लियारी टास्क फोर्स के सरबराह बनेंगे। चौधरी साहब ने मुझे खुद बताया था कि हाँ भाई मेरी तो उनसे सेटलमेंट हो गई थी। जब एलटीएफ बनी ना तो एक शोर मच गया। कितना शोर मचा होगा कि आज 20 साल बाद इंडिया उसके ऊपर मूवी बना रही है। चौधरी असलम बदनामे जमाना नया पड़ता है, को मारने निकलते हैं। इस वजह से वो और उनकी पूरी टीम सस्पेंड नहीं होती, अरेस्ट हो जाते हैं। रहमान में और पप्पू में जमीन आसमान का फर्क था। ये मसीहा था अपने लोगों के लिए, पप्पू जालिम था। जब भी जेल वेल से छुट के आया, इसके मरने से पहले पप्पू के, तो मेरी इससे मुलाकात थी। मुझे चौधरी असलम ने मना किया कि किसी सूरत नहीं मिलना। मुझे लाइफ थ्रेट से उनसे बस मैं इस पोजीशन पे आ गया था डू एंड डाई वाली की, मारना है मारो भाई, लेकिन बस ये जो जहनी टेंशन है ना ये खत्म करनी है। जब आप बाबा लाडला से मिलने गए थे तो गफ्फार दिकरी सामने मोर्चे से फायरिंग कर रहा था सर। जब कराची में तालिबान आना शुरू हुए तो मैंने उन पे रिपोर्टिंग करना शुरू की। फिर उसके बाद अल्ताफ हुसैन ने ये बयानात देना शुरू करे कि कराची में तालिबानाइजेशन हो रही है। फिर मैंने एक स्टोरी की नो गो एरियाज इन कराची। उस वक्त चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, बाकायदा उन्होंने मेरा नाम लिया। 2-3 दफा मुझे बुलाया भी था, मैं गया नहीं था, वो एक अलग बात है। अस्सलाम वालेकुम। आज ऑफ द स्कूल की पॉडकास्ट के साथ मैं बिलाल अहमद और मेरे साथ हसनैन ताहिर सॉरी हाजिर हैं। और आज हमारा जो मौजू है वो कराची का पुलिस सिस्टम है, जिसमें हम बात करेंगे कि कराची में पुलिस किस तरह से काम करती है, थाने में क्या होता है, एफआईआर की क्या नौयत होती है, और इसके अलावा पुलिस की जो कहते हैं तंजीम कराची में वो किस तरह से है, कितने जोन्स हैं, और उनके जो सरबराह हैं उनको क्या क्या उनकी पोस्ट्स होती हैं, ये सारी बातें। और उसके लिए हमारे जो आज के मेहमान हैं वो सीनियर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद फराज खान हैं। फराज साहब का बहुत तवील तजुर्बा है क्राइम रिपोर्टिंग का, खा वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तवील अरसे तक वो जो है एक तवील अरसे से वो द न्यूज़ से वाबस्ता हैं। उससे पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, डेली टाइम्स है, फिर चैनल्स में भी इन्होंने काम किया है। और कराची के जो जराइम, जो क्राइम पैटर्न्स हैं कराची में, और कराची में जो पुलिस का जो निज़ाम है उस पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। तो फराज साहब बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ आए हैं। तो सबसे पहले तो चूँकि कराची पे हम बात कर रहे हैं, कराची के पुलिस निज़ाम पे, तो थोड़ा सा आप कुछ ये बताएंगे कि किस तरह से पुलिस ने कराची को डिवाइड किया हुआ है। कभी हम कहते हैं एक जोन का लफ्ज़ हम सुनते हैं, फिर एसएसपी भी कोई एक ओहदा है, फिर डीआईजी भी एक ओहदा है, फिर कभी वेस्ट एसएसपी सुनने में आता है, कभी वेस्ट डीआईजी सुनने में आता है। तो ये इसकी अगर आप थोड़ी सी तफसील बता दें। बिलाल साहब, अक्सर व बेशतर ना ये निज़ाम का, एक्ट का इशू होता है, ऑर्डिनेंस का इशू होता है, तो ये निज़ाम अक्सर व बेशतर तब्दील होता रहता है। पुलिस का जो स्ट्रक्चर है वो अक्सर व बेशतर तब्दील होता रहता है। अच्छा। तो अभी जो मौजूदा निज़ाम है उसमें बेसिकली एक तो सबसे जो टॉप की पोजीशन है वो तो सबको पता है कि आईजी सिंध एक होते हैं। आईजी सिंध बेसिकली जो है वो एक पूरे सूबे के होते हैं। वो कोई भी, अभी आईजी सिंध है तो ये सिंध के हैं। अब सिंध में जितने भी शहर आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, रेंजेस आ रही हैं, ये सब के आईजी हैं। अब हम आते हैं कराची पे। कराची का बेसिकली चीफ है, जो चीफ होता है पूरी कराची पुलिस फोर्स का, वो होते हैं जो अभी हैं वो है एडिशनल आईजी की पोस्ट होती है। एडिशनल आईजी कराची, जिसको एडिशनल आईजी कराची कहेंगे। उनको हम डीआईजी भी कह सकते हैं? नहीं, उनको डीआईजी नहीं कहेंगे, वो डीआईजी से ऊपर होते हैं, एडिशनल। ठीक है, तो वो एक पूरी ये कराची रेंज है बेसिकली। ठीक, आपने सवाल किया था ना, ये जोन हम सुनते हैं, तो हम कराची को ऐसा रेंज तस्वुर करते हैं। अच्छा, जैसे कि सिंध डिपार्ट के आईजी, जैसा कि आपने बताया कि सिंध के अलग होते हैं, उनके अंडर सारे पुलिस के मेंबर्स या वो सारी चीज़ें आती हैं, तो हर सूबे के अलग अलग होते हैं ये, या सबका एक? आईजी पूरे सूबे के एक है। ठीक है, ठीक है, उनके अंदर रेंज आती है, हैदराबाद रेंज आ गई, कराची रेंज आ गई, इसी तरह सक्कर रेंज आ गई। तो ये पूरा लाड़काना है, ये पूरा इस तरह से डिवाइड हुआ है। अब
कराची में जो चीफ होगा ना पूरी कराची पुलिस फोर्स का, वो एडिशनल आईजी रैंक का ऑफिसर होगा। एडिशनल आईजी रैंक। ठीक है, हम उसको कहेंगे एडिशनल आईजी कराची। जो ठीक इस है, वक्त जावेद आलम ओढो में। जावेद आलम ओढो साहब हैं। इसी तरह अगर हम कराची से बाहर निकलते हैं, हैदराबाद, लाड़काना, ये इधर ये रेंज में आते हैं, तो यहाँ पर डीआईजी रैंक के जो ऑफिसर होता है वो चीफ होता है वहाँ पर। ठीक अच्छा, है, तो कराची को एक कराची खास क्योंकि बड़ा है, हैसियत दी खास, गई जी है। बिल्कुल, अच्छा, तो इसके लिए जो है वो एडिशनल आईजी कराची की पुलिस का जो हेड है वो हेड है, दीगर वो रेंजेस की वो पुलिस के हेड से एक दर्जा एक उसका एक दर्जा ऊपर ऊपर होता उसका है। ओहदा ऊपर हो गया, और वो जो है वो एडिशनल आईजी, तो वो जो एडिशनल एडिशनल आईजी आईजी, जो होगा वो हाँ। बेसिकली वो सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, जैसे लाड़काना, नहीं हैदराबाद, नहीं उन नहीं सब के सिर्फ वो कराची की आप बात गलत होगी। समझ रहे हैं ना, मैं अच्छा, आपको बता रहा हूँ कि वो आईजी जो है ना, आईजी और एडिशनल आईजी में फर्क है। आईजी साहब जो हैं वो पूरे सूबे के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अब अभी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट रेंज वगैरह सबको भूल जाएं, अब आप आए डायरेक्ट कराची पे। तो जब आप कराची में आएंगे तो कराची के जो पुलिस चीफ है वो होता है एडिशनल आईजी रैंक का अफसर। कभी किसी ज़माने में होते थे डीआईजी ऑपरेशंस, किसी ज़माने में होते थे सीसीपीओ, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, तो ये नाम तब्दील होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीफ ज़रूर होता है जो पूरी रेंज का या पूरे शहर का होगा। तो जो पूरे शहर की पुलिस का चीफ है वो एडिशनल आईजी कहलाएगा। ठीक है। ठीक है, वो अब एडिशनल आईजी कराची आ गए। अच्छा, उनके अंडर क्या आ रहा है? उनके अंडर आ रही है पूरी पुलिस फोर्स, जितनी भी कराची में आपको दिख रही है। ठीक है, ये पूरी फोर्स उनके अंडर आ रही है। हाँ, ट्रैफिक हो या नहीं, ट्रैफिक अच्छा, नहीं है। ट्रैफिक ठीक है, पुलिस। वो ट्रैफिक लेकिन आईजी के अंदर वो आएगा। आईजी साहब के अंडर है ना। कुछ ठीक। जैसे हम सीटीडी है, सीटीडी इनके अंडर नहीं आएगी। काउंटर सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो आईजी साहब के डोमेन में आती है, वो इधर नहीं आती है। लेकिन जैसे अब हमारे पास सीआईए है, हमारे पास जो है वो ये एसआईयू वगैरह है, एवीएलसी। एवीएलसी है, ये कराची पुलिस के अच्छा, डोमेन में आ जाएगी। ठीक। तो एसआईयू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जी यूनिट जी और एवीएलसी एंटी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल, लिफ्टिंग सेल जो ठीक है, गाड़ियां। जो गाड़ियों के इमारत। हवाले और से इसी होता तरह है, एक एवीसीसी होता है, एंटी ये एंटी वायलेंट क्राइम वायलेंट सेल। क्राइम सेल। तो ये तीनों बेसिकली सीआईए के अंडर ही आते हैं। एक अच्छा, पोस्ट बनाई गई है, एक नाम बन दिया गया है उसको कि सीआईए। सीआईए इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ये तीन जो यूनिट्स हैं वो सीआईए है। अच्छा, सीआईए चलिए। पहले किसी ज़माने में होती थी, 90s में सीआईए ऑपरेट करती थी, जैसे सीटीडी या सीआईडी, उस वक्त सीआईडी हुआ करती थी, अब सीटीडी होती है। तो उस वक्त ये सीआईए ऑपरेट करती थी, जो सदर में बना हुआ है इनका, इस लाइन एरिया के पास, सेंट पैट्रिक स्कूल के बाद, जो बड़ा मशहूर है। अब आजकल वो इस नाम से मशहूर है कि पुराना सीआईए सेंटर के नाम से, लेकिन बेसिकली वो एसआईयू का ऑफिस है, स्पेशल अच्छा, इन्वेस्टिगेशन यूनिट। सीआईडी को भी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं इंडिया आपको वगैरह इधर के। कर दूं ना, ये बहुत वो हो रहा है। हम्म, आप कराची पुलिस चीफ पर आए, हम्म, कराची पुलिस चीफ के बाद फिर अब ये सिलसिला शुरू हो रहा है डीआईजीज पे जाके। सही। अब पुलिस का जो निज़ाम है, अभी जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 3 डीआईजीज हैं कराची के। कराची के। कराची। ठीक है, एक डीआईजी ईस्ट है, ठीक है, जिसके पास ये ईस्ट के तमाम इलाके हैं, जिसमें आप गुलिस्तान जौहर कहें, ईस्ट कहें, मलीर कहें, लांडी कहें, कोरंगी कहें, ठीक है, स्कीम 33 कहें, जौहर, गुलशन, ये सब ईस्ट में आता है। अच्छा, यानी कि जैसे कराची के 6 या 7 जिले जो हैं तो पुलिस के 3 हैं। नहीं, पुलिस ये के 3। जोन है, अच्छा, ये जोन है। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट आप के ऊपर देखिए, एक अब जोन। हाँ, अच्छा, अब आए देखिए, प्रोविंस से शुरू हुए, हाँ, फिर प्रोविंस आप से। रेंज में आए, ठीक है, जो कि पूरा कराची है। कराची हो गया, हाँ, फिर अब आप आ रहे हैं जोन्स में। ठीक। ठीक है, तो अब जब जोन में आए तो 3 जोन है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अच्छा, ईस्ट, वेस्ट तो और साउथ, सेंट्रल किस में लगेगा और ठीक है, वेस्ट में आएगा। अच्छा, सेंट्रल और वेस्ट को मर्ज कर दिया गया है जोन में। जोन में, वेस्ट एक में, जोन ठीक। एक ही है वो। ठीक है, ठीक है, और इसका तो सरबरा डीआईजी होता है। इसका जोन का जो सरबराह है वो डीआईजी है। अब जो ईस्ट के इलाके, जितने भी ईस्ट के एरियाज हैं, चाहे वो गुलशन हो, गुलिस्तान जौहर हो, लाहड़ी हो, कोरंगी हो, मलीर हो, ये शराफी कोट हो, स्टील टाउन हो, ये सब ईस्ट में आते हैं। तो इनका जो जोनल चीफ पुलिस चीफ है, जो जोन का, वो डीआईजी रैंक का ऑफिसर है। अब इसी तरह हम साउथ में आ जाते हैं।
साउथ में जितने भी एरियाज हैं, सदर है, लियारी है, किमाड़ी है, किमाड़ी नहीं है, हाँ किमाड़ी भी इसी में ही आ रहा है, तो और ये क्लिफ्टन है, डिफेंस है, ये सदर है, ये सारे एरियाज जो है साउथ में आते हैं। जो साउथ है उसका जो जोनल चीफ है, पुलिस चीफ, वो डीआईजी रैंक का ऑफिसर है, वो डीआईजी साउथ जोन कहलाएगा, डीआईजी साउथ जोन कहलाएगा, या सिर्फ डीआईजी साउथ भी बोल सकते हैं खबरों डीआईजी में। साउथ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ठीक है। इसी तरह जो वेस्ट और सेंट्रल के, जो ये मंगोपीर हो गया, अपना नाजमाबाद हो गया, एफबी एरिया हो गया, लियाकताबाद हो गया, औरंगी टाउन हो गया, नॉर्थ कराची हो गया, सरजानी टाउन हो गया, ये सारे जितनी भी एरियाज हैं ना, ये आते हैं वेस्ट और सेंट्रल में, तो इनको आप डीआईजी वेस्ट कहेंगे। ठीक है, डीआईजी वेस्ट, डीआईजी वेस्ट। अब इसी तरह अब फर्दर आप आ जाएं, अब उस डीआईजी के अंडर डिस्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, अब डीआईजी के अंडर आ रहे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो उसका जो इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट देखें, जो डीआईजी का इमीडिएट बॉस है ना, वो एडिशनल आईजी रहे, ठीक है। अब जो एसएसपीस आएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट के चीफ होंगे, वो एसएसपीस होंगे, और उनका इमीडिएट बॉस कौन होगा? डीआईजी, ठीक है। तो अब कराची एक रेंज हो गया, कराची के अंदर 3 जोन हो गए, 3 जोनों के 3 डीआईजीस हो गए। अब डीआईजीस के अंदर डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, जोन्स के अंदर जी। अब हर जोन के अंदर तकरीबन 6-6, 7-7 आप डिस्ट्रिक्ट लगा लें, तकरीबन इतने लगा लें हर आप, जोन के साथ, हर जोन के साथ साथ। तो हर जोन का एक चीफ होगा उस डिस्ट्रिक्ट का, वो होगा एसएसपी रैंक का ऑफिसर। अच्छा, ठीक है। जो जोन का तो डीआईजी, डिस्ट्रिक्ट का कह रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जैसे, यानी कि हम जैसे कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, 7 हैं, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल, कोरंगी, मलीर, ये पहले हुआ करते थे ना, अब उनको मर्ज करके, अच्छा, पुलिस सेंट्रल की बात कर दी ना, अब उनको मर्ज करके सेंट्रल के नाम से जो है वो 3 जोन बना दिए। अब उन जोन के अंदर अब जो आप बात कर रहे थे ना, अब वो डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगी, ठीक है। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी अलग है, लेकिन वो उसका डायरेक्ट इमीडिएट बॉस कौन है? डीआईजी ईस्ट, ठीक है। लांडी का अलग है, अच्छा, लांडी एसएसपी अलग होगा और कोरंगी एसएसपी अलग, वो लांडी के अंदर ही आएगा शायद, कोरंगी ना, ठीक है। और लेकिन उसका एसपी होगा, अच्छा, फिर उसके अंदर एसपी आ जाएगा, एसएसपी के अंडर एसपी के अंडर एसएसपी आ जाएगा, एसपी के अंडर जो है डीएसपी आएगा, डीएसपी के अंडर एसएचओ आएगा, अच्छा, और एसएचओ के अंडर उसका थाना आएगा, जो ऑपरेशनल पुलिस होगी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मशहूर ज़माना जो राव अनवार थे, तो उनके साथ एसएसपी राव अनवार, एसएसपी राव अनवार थे, वो एसएसपी मलीर थे, वो एसएसपी मलीर थे, यानी कि उनके ऊपर एक डीआईजी होता था जी। अच्छा, उनके ऊपर एक डीआईजी है, और डीआईजी के ऊपर एडिशनल आईजी, एडिशनल आईजी के ऊपर आईजी। इस लिहाज से बहुत बड़ा रैंक तो नहीं है, 19 का ग्रेड है। अच्छा, नहीं मतलब कि उनके ऊपर 1, 2, 3 आईजी तक पहुंचते 2-3 जी रैंक्स और थे। हाँ, लेकिन उनके बारे में भी था कि वो, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का केसेस थे, और जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस वाला इशू था, तो उसमें बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे हमारे, वो सब जो है रिवर्ट हो गए थे, डिमोट हो गए थे, और वो कोई सब इंस्पेक्टर हो गया था जो एसएसपी की पोस्ट पे बैठे हुए थे, ज़्यादातर तो एसएसपी एसपी की पोस्ट पर बैठे हुए थे। तो उसमें से सिर्फ 3 पुलिस ऑफिसर्स थे जो एसएसपी या एसपी रह गए थे। उसमें से एक फारूक ऐवान थे जो एसपी थे, एक चौधरी असलम थे जो एसपी थे, वो भी बेसिकली सीनियरिटी की बेस पे, क्योंकि उन्होंने फाइट किया, उसको चैलेंज किया सीनियरिटी की बेस पर, वो फिर क्योंकि आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस को ख़त्म कर दिया गया था। तो और एक राव अनवार थे, ये इसलिए आपने जिक्र किया तो मैं बताया ना। लेकिन जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंट की एग्जेक्टिव पावर थी, उसके तहत उनको एसएसपी बनाया था, तो इसलिए वो लिहाजा एसएसपी ही रहे। अच्छा, हालांकि होना एसपी चाहिए था, नहीं होना शायद इससे भी कम चाहिए था। अच्छा, लेकिन जरदारी साहब की इनायत की वजह से, तो वो क्योंकि एग्जेक्टिव पावर यूज की गई थी जब वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, तो उन्होंने एसएसपी उनको कर दिया था। बाद में बहादुर बच्चा भी शायद उन्होंने ही इनको कहा था। जी बिल्कुल। और आप समझे ना, अब एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है डीएसपी,
ओ SHO, एस सॉरी, एच ओ। ठीक है, SHO हो गया। अब SHO का जो इमीडिएट बॉस है वो DSP कहलाता है या ASP कहलाएगा, ठीक है। ठीक है। और उसके ऊपर जो होगा वो SP होगा, फिर SSP होगा, SSP, फिर DIG है, फिर फिर एडिशनल एडिशनल आईजी, IG है, देन फिर फिर आईजी। उसके बाद फाइनल IG है। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बात करी लियारी के ऊपर, जैसे कि आपने बताया था डिस्ट्रिक्ट में, और फिर आपने एसपी चौधरी असलम का नाम लिया। तो रिसेंटली अभी एक मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया की, जिसमें चौधरी असलम की पुलिस स्टेशंस को और बड़ा थोड़ा वाइड करके दिखाया हुआ है कि उनका क्या रोल है, और लियारी में मतलब किस तरीके से काम किए जाते थे और क्या-क्या वहाँ पे होता था। तो इसको थोड़ा-सा डिफाइन कर दें कि एसपी चौधरी असलम जो थे, उनके वहाँ पे जो ऑपरेशंस थे वो सही थे, या जो मूवीज़ में दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से थोड़ा-सा देखिए, मुझे। जो चौधरी असलम का रोल दिखाया गया ना, बेसिकली 2004 में उस वक्त MKM की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त जो है वो मुशर्रफ साहब थे। एम वसीम अख्तर गालिबन ठीक है, वजीर दाखिला वो थे सिंध के। मुशीर दाखिला थे शायद है। अच्छा, और जो है रऊफ सिद्दीकी जो वजीर दाखिला थे उस अच्छा, वक्त। अच्छा। और क्योंकि गैंग वॉर 2002 के एंड, या आप ये कहें कि 2003 के शुरुआत में जो है वो स्टार्ट हुआ था, और फिर ये 4 के आगे पीछे बहुत पीक पर चला गया था रहमान डकैत और अरशद पप्पू के दरमियान। और चूंकि MKM की गवर्नमेंट थी, तो अब प्रेशर था कि यार क्या करें इसका। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई एक फोर्स बनाते हैं, एक फोर्स बनाते हैं, और जो कि इनको टैकल करेगी इस इशू को, लिहारी गैंग वॉर को, क्योंकि लोकल हुँ, पुलिस वो काम नहीं कर पा रही थी जो कि करना चाहिए था, क्योंकि वो उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। हुँ, एक ग्रुप को जो है वो कहा जाता था एक पार्टी की सपोर्ट थी, तो दूसरे ग्रुप को दूसरी पार्टी की। एक दूसरी पार्टी की सपोर्ट थी। तो अब गैंग वॉर के पीछे जो है बेसिकली पॉलिटिकल सपोर्ट्स थी। तो क्योंकि MKM की गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर प्रेशर बहुत था, तो लिहाजा ये हुआ कि चले एक फोर्स बनाते हैं, एक स्पेशल फोर्स बनाते हैं, जिसको नाम दिया गया लियारी टास्क फोर्स। अच्छा, उन दिनों मज़े की बात ये थी कि पुलिस वाले बड़ी टारगेट किलिंग्स हो रही थी उनकी, ख़ास करके उन पुलिस ऑफिसर्स की या एहलकारों की, जो माजी में 90s के ऑपरेशन में MKM के ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा करते रहे थे, या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम हुआ था। तो बड़ी तादाद में जो है वो चुन-चुन के, जिस वक़्त हम वो वर्ड यूज़ करते हैं कि चुन-चुन के जो है वो टारगेट किया गया उन पुलिस एहलकारों को या अफ़सरान को। तो चंद ही बचे थे, और चूँकि जो बचे थे वो कहते हैं कि वो माफ़ी तलाफ़ियाँ करके आए थे, उनकी सेटलमेंट हो गई थी MKM के साथ। तो उनमें से एक चौधरी साहब का भी कहा जाता था कि वही चौधरी साहब, और चौधरी साहब ने मुझे खुद बताया था कि हाँ भाई, मेरी तो हो गई थी उनसे बात, सेटलमेंट हो गई थी। और फिर चौधरी साहब ने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया था। तो बहरहाल ऐसा, क्योंकि ये इम्प्रेशन जाता है कि हाँ जी, चौधरी साहब ने जो है वो एक तरफ तो 90s में MKM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, हुँ, फिर कहते हैं कि यार चौधरी असलम को ही क्यों MKM ने, क्योंकि MKM वज़ीर दाखिला रऊफ़ सिद्दीकी थे, तो उन्होंने क्यों उनको जो है वो चूज़ किया कि ये लियारी टास्क फ़ोर्स के सरबराह बनेंगे। तो वो वजह ये थी कि उनकी डील हो चुकी थी, सेटलमेंट हो चुका था, और चौधरी असलम से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन उनकी किसी के पास कोई था नहीं, क्योंकि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मारे जा चुके थे। और जो ये चैलेंज था बड़ा टफ था, ये ना इशू भी बड़ा टफ था, ये लियारी को टैकल करना। तो उसके लिए ये एक लियारी टास्क फोर्स बनाई गई थी, और बड़े अरसे तक, तकरीबन फिर ये कुछ अरसे चली, फिर अनफॉर्चुनेटली ये केस हो जाता है माशूक बरोई का, वो इनकाउंटर एक होता है, उसमें चौधरी असलम जो है वो एक बदनाम ज़माना एक किरदार था, माशूक बरोई, नोटोरियस कोई किडनैपर था, एक्सटॉर्शनिस्ट था, उसको मारने निकलते हैं, और उनके पास टिप होती है उसकी, वो उसको मार भी देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये बेसिकली माशूक बरोई नहीं था। हुँ। तो इस वजह से जो है वो फिर वो और उनकी पूरी टीम जो 40-45
की टीम थी वो पूरी जो है सेंट्रल जेल चले जाती, नहीं सस्पेंड नहीं होती, अरेस्ट हो जाते हैं वो। अरेस्ट किए गए। और वो कुछ अरसे जो है वो फिर जेल में रहते हैं काफ़ी। और फिर इस दौरान फिर पीछे से उस दौरान अच्छा मज़े की बात ये कि रहमान डकैत भी पकड़ा जा चुका होता है। अच्छा, यहाँ से मुझे एक सवाल था कि रहमान डकैती मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं कि कहीं उनको बहुत बुरा भला कहा जाता है, और काफ़ी ख़वातीन की वीडियोस देखी हैं कि रहमान डकैत जो थे वो हमारे मसीही थे, हमारे सरबराह थे। देखिए जब हमें जी, बेसिकली रहमान के बारे में ना यही कहा जाता था कि वो कुछ लोगों के लिए गुंडा था, क्रिमिनल था, तो कुछ लोगों के लिए भाई वो रॉबिन हुड था, हुँ, मसीहा था उनका। जो लियारी के अवाम थे उनके लिए वो, क्योंकि रहमान हमेशा से अवाम को साथ लेके चलने वालों में से, तो जो उसकी अपनी अवाम थी। और आखिर में तो वैसे भी वो एक सोशल एक्टिविस्ट बन चुका था। और वो जो है सोशल एक्टिविटीज़ कर रहा था, हॉस्पिटल खोल रहा था, किसी के घर में राशन नहीं है वो राशन कर रहा था, राशन उनको प्रोवाइड कर रहा था, तो ये सारी एक्टिविटीज़ उसने शुरू कर दी थी। और उनके बारे में ये भी सुना जाता है कि उन्होंने 13 साल की उम्र में पहला कत्ल किया था। देखिए वो तो शुरू से मुख्तलिफ बातें हैं कि वो ये किया उसने, लेकिन वो बहुत कम उम्र से, जब वो मिडिल में था, यानी ये समझ लें कि प्राइमरी उसने पास की होगी, तो प्राइमरी के बाद ही जो है वो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया था और कुछ ना कुछ वो एक्टिविटीज़ कर रहा। कर रहा था। तो करते वो फिर लियारी का जो है वो फिर बिल्कुल ही समझ लें कि एक माफिया डॉन कह लें आप, कि वो बन चुका था वो। सही। अच्छा, यानी आपने मतलब ये एक कह बात सकते और हैं कि बहुत कम उम्र से पहले जी, चौधरी उसने। असलम पे पूरी मुकम्मल कर लेते हैं ना बात, जी, फिर जी। आते हैं। तो वो जब जेल चले गए फिर क्या हुआ कि अच्छा, वो इस दौरान हाँ, मज़े की बात ये थी हाँ, कि एलटीएफ बड़ी उरूज पे थी। एलटीएफ एलटीएफ ये क्या है? एलटीएफ ये लियारी टास्क फोर्स, अच्छा, 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 जिसको अच्छा, लीड लियारी कर रहे टास्क थे फोर्स। अच्छा। चौधरी अभी असलम। अमन कमेटी नहीं बनी? नहीं, अमन कमेटी अभी इनमें सर 2004-5 की अच्छा, बात अच्छा, कर रहा हूँ। ठीक। तो उस वक़्त जो है वो एलटीएफ बनी, तो या उस वक़्त मुझे याद है अच्छी तरह से कि मतलब ये कह लें कि जो बूस्ट मिला ना लियारी गैंग वॉर को, वो एलटीएफ बनने के बाद असल मिला। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि यार आप एक चीज़ चल रही है साइड में, वो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सही। तो वो ठीक है, वो लियारी की हद तक था। वो गैंग वॉर हो रहा था, लियारी में हो रहा था, विद इन लियारी हो रहा था। तो जो लोग लियारी से रिलेटेड थे या वहाँ के रहने वाले थे, तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से समझते थे चीज़ों को कि लियारी में ये हो गया, आज ये हो गया, इतनी फायरिंग हो गई, इतने रॉकेट्स हो गए, इतने हैंड ग्रेनेड्स हो गए, सारी चीज़ें थी। और लेकिन जब एलटीएफ बनी ना, तो एक शोर मच गया। फिर जिसको नहीं भी पता था ना, वो सबको पता चल गया। सही। सही। समझ लें कि कितना शोर मचा होगा कि आज तकरीबन कोई 20 साल बाद इंडिया उसके ऊपर मूवी बना रही है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि कितना शोर हाँ, होगा, उस वक़्त कितना शोर होगा। यानी पेपर्स की हेडलाइन्स हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में तो ना इतने चैनल्स तो थे ही नहीं जी, इतने, और अखबारात भी कम हुआ करते थे, तो बस हर वक़्त सुर्खियों में रहते थे लियारी वाले ना, या एलटीएफ वाले, बस हर वक़्त यही खबरें चल रही होती थी। पहले इतनी-इतनी चल रही होती थी, और एलटीएफ बनने के बाद इतनी-इतनी चल रही होती। पूरी 8-8 कॉलम जो है वो लीड लगा करती थी, सुपर लीड लगा करती थी। इनकी बस लियारी से भरा हुआ होता था अखबार, क्योंकि एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी। एक तरफ तो वो एक्टिविटी चल रही थी ऑलरेडी, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से भी एक एक्टिविटी शुरू हो गई थी। तो जो मीडिया को कवरेज देनी थी, जो यहाँ दे रही थी मीडिया, और थोड़ा हल्का करके दे रही थी या नॉर्मल न्यूट्रल दे रही थी, तो लेकिन यहाँ वाली एक्टिविटीज़ को भी तो जो है वो कवरेज देनी थी। हुँ, और ये तो ऑफ़िशियल एक फ़ोर्स फ़ोर्स बन थी, गई थी। तो इसको भी कवरेज देनी थी। फिर क्योंकि इससे रिलेटेड फिर गवर्नमेंट जो है वो स्टेटमेंट्स भी आया करते थे, वो भी देने पड़ते थे। तो अब पहले सिर्फ़ एक खबर लगा करती थी, तो बाद में 4-4 लगना शुरू हो गई थी। तो इससे ज़्यादा उसको एक बूस्ट मिल गया लियारी को। लोग ख़ास तौर पे कराची वाले, दुनिया तो नहीं कहूँगा, कराची वाले जानने लगे। तो जैसे मैंने बताया ना कि 20 साल पहले हुई एक चीज़ पे आज इंडिया एक मूवी बना रहा है और चौधरी असलम का किरदार दिखा रहा है। संजय दत्त। ठीक है, हाँ, कि चौधरी असलम संजय दत्त जो है वो चौधरी असलम बन के बैठे हुए हैं। तो आप सोचें कि क्या दिन होंगे वो, या क्या एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, या वहाँ पर सारी जो वो हुआ होगा। अच्छा, इस दौरान मज़े की बात ये है कि
चौधरी साहब ने रहमान कहा यही जाता है, लेकिन उसको ऑफिशियली कभी भी किसी ने ओन नहीं किया कि रहमान को क्वेटा से गिरफ्तार कर लिया था। सही। और एक बड़े मशहूर ज़मानत है 90s के ऑपरेशन में भी बड़ा किरदार है, बहाउद्दीन बाबर इंस्पेक्टर। तो खामोशी से खुफिया तौर पे उनके घर पे रखा गया, क्योंकि ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था अरेस्ट। अनफॉर्चुनेटली हुआ यही, माशूक बरवी वाला केस हो गया। आप यहाँ अच्छा भला काम कर रहे थे, पता नहीं किसने टिप दे दी कहाँ से, अचानक से आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके एक बंदे को मार दिया आपने जाके, और पता चला कि यार ये तो ये नहीं था। उस केस में जाके सस्पेंड भी हुए, पूरी वो फोर्स भी गई, खुद भी जो है वो जेल चले गए। सही है, पूरी फोर्स चले गई जेल सिवाय एक हाथ के। ठीक है, सब चले गए और फिर पीछे रहमान रह गया। अच्छा, अब उसने कहा अब बताऊंगा मैं। नहीं, वो तो पकड़ा हुआ है ना, हाँ, लेकिन वो हाँ, किसी के घर पे रखा गया है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर के घर पे रखा गया है, उसको खामोशी से खुफिया तौर पे ऊपर। और इस दौरान रहमान के लड़कों को पता चल गया था कि ये कहाँ है, वो पीछे से उसको भी पीछे से निकाल के उनको भी चले निकाल गए। के चले लियारी टास्क फोर्स भी गई, और वो भी खुद गए। भी गए, जेल भी गए, रहमान भी गया। सही है। और अब वो वो वापस आएगा तो और नहीं उससे अब वो आएगा। वापस आए तो पीछे जो असल जो डर था, जो एक खौफ था, या एक एंगेजमेंट्स आपकी बढ़ गई थी, तो वो सब भी खत्म हो गई। तो वो फिर दोबारा से रिवाइव हुआ। रिवाइव क्या, गैंग वॉर तो वैसे ही चल रहा था, लेकिन वो मजीद स्ट्रांग हो गया और दोबारा से गैंग वॉर अपने उरूज पे उरूज चला पे गया। फिर इस दौरान फिर बाद में पप्पू पकड़ा जाता है, मेरे ख्याल है 2006 में पकड़ा जाता है। फिर वो अरेस्ट हो जाता है। फिर उसकी जगह जो है, उसकी कमांड जो है वो गफ़ार ज़िक्री जो है, उसका जो मेन बंदा था, कमांडर था, उसके पास आ जाती है। फिर वो गैंग को लेने चलता है, यानी गैंग वॉर चल रहा है। मुस्तकिल चल रहा है गैंग वॉर। रहमान पकड़ा जाता है, तब भी चल रहा था। रहमान सही। वापस आ जाता है, तब भी चल रहा तो था। पप्पू पकड़ा जाता था। पप्पू पकड़ा जाता है तो रहमान शायद ये समझता है कि यार अब खत्म, जो मेन किरदार है वही चला गया, क्योंकि पहले पप्पू ये समझ जाता रहमान चला गया तो सब खत्म, लेकिन वो फिर बाद में पप्पू चला गया तो रहमान ये समझने लगा कि जो है वो पप्पू चला गया तो खत्म। लेकिन जो गफ़ार ज़िक्री था, मैं हर जगह ये बात करता हूँ कि गफ़ार ज़िक्री जो है वो शायद पप्पू से भी अच्छा गैंग चला रहा था। सही है, वो बहुत टैलेंटेड था और बहुत यंग था। यानी समझ लें कि आज जितनी मेरी उम्र है उतनी ही उसकी उम्र होगी अगर वो आज होता तो। क्योंकि अक्सर व बेशतर ना वो मुझसे बहस इसी चीज़ों पे किया करता था कि आप बहुत देर तक आर्गूमेंट और डिस्कशन होते रहती थी कि भाई मैं तुमसे छोटा हूँ। वो उसको पता नहीं कोई शौक था कि वो बस मैं ये किसी दिन उसको कह दूं कि हाँ भाई तुम मुझसे छोटे और मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। तो ये अक्सर व बेशतर हम अच्छा। लोगों में डिबेट हुआ हम करती लोगों थी। में मतलब क्या आप लियारी जाते थे तो क्या कैसे उससे मिलते थे? मेरी मतलब वो तो मेरी और ज़िक्री की अक्सर फ़ोन पे भी हुआ करती थी। फिर इस पे वो अक्सर डिबेट करता था, पता नहीं उसको कोई शौक था क्या था, लेकिन वो था बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर और बड़ा जॉली टाइप का था, फ़नी कैरेक्टर था और एक हार्डकोर आप ये कहें कमांडर था। सही तो है, वो तो आप पे वो ट्रस्ट कैसे उसके कर लेते थे कि भाई हो सकता यार है वो आप ट्रस्ट किसी करता था। फौज के अब मैं या आपको इसकी पुलिस ट्रस्ट के मुखबर चले हों मैं आप? आपको ट्रस्ट की बात बताऊँ। उनको पता था यार, उनकी मॉनिटरिंग थी। आप वो ऐसा नहीं था, उनको सब पता होता था। मैं उसकी मिसाल में दे रहा हूँ ना, जब मैं फर्स्ट टाइम बाबा लाडला से मिलने गया था लियारी में, तो उसने मेरी शर्ट का कलर भी बता दिया था। अच्छा। इसीलिए मुझे आज तक खुद भी याद है हुँ, कि मैं कौन से कलर की शर्ट पहना हुआ था। मतलब उसने तो बताया यार क्या मुझे मतलब? वैसे कभी याद नहीं रहता, हाँ, लेकिन ये है कि मुझे आज तक उसकी वजह से याद है कि मैंने कौन सी कलर की शर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि हाँ मुझे पता था तुम आए थे, यहाँ खड़े हुए थे, इतने लोग थे, तुमने इस कलर की शर्ट पहनी हुई थी, इस कलर की पैंट पहनी हुई थी, सब पता था उसको सर। अच्छा, जब आप बाबा लाडला से मिलने गए थे तो गफ्फार ज़िक्री जो उसका दूसरे गैंग गफ्फार का था। जिगरी सामने मोर्चे से फायरिंग कर रहा था सर, उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। सही है, और मैं रोड पे खड़ा हुआ था। ये तो जीटीए का सीन लग रहा है। सही है। तो और फिर जब मैंने उसको बताया, अच्छा मुझे नहीं बताना चाहिए था। मैं आज भी ये सोचता हूँ बैठ के, जैसे आपने ट्रस्ट वाली बात की ना, तो मैं आज भी ये सोचता हूँ बैठ के कि यार मैंने गलती की थी। ठीक है, हाँ पता नहीं बातों बातों में मैंने उसको बता दिया। तो लेकिन उस पे उसने मुझे ये बताया कि हाँ मुझे पता था।
तो मैंने दिल में सोचा कि यार इसको पता था फिर भी ये फायरिंग कर रहा था। सही है बहरहाल, लेकिन वो मुझे पता है वो कैलकुलेशन करके ही फायरिंग कर रहा होगा। वो मुझे नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता किसी सूरत भी। और लेकिन उसमें साथ में एक और ये मज़े की बात भी कही थी कि यार ये बात तुमने मुझे तो बता दी है कि तुम इन लोगों से मिलते हो, रहमान वालों से, बाबा लाडला से, इनसे मिलते हो या तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स इनके साथ हैं, लेकिन ये बात उनको नहीं बताना कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स मेरे साथ भी हैं, फिर तुम मारे जाओगे। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, फ़र्क था। फ़र्क इस हर जगह ना फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि दो गैंगस्टर हैं तो वो एक ही माइंड सेट के होंगे। सही है। जैसे रहमान में और पप्पू में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जैसे इन्होंने भाई ने बताया ना कि वो रॉबिन हुड था, भाई था उन लोगों के लिए, था उन लोगों के लिए मसीहा था, अपने लोगों के लिए था, लेकिन पप्पू नहीं था। पप्पू जालिम था। पप्पू किसी को नहीं देखता था, बस जो भी आ जाए। बता रहा हूँ ना, मेरी जब भी जेल वेल से छूट के आया, इसके मरने से पहले पप्पू के, तो मेरी इससे मुलाकात थी। मुझे किसने मना करा? मुझे चौधरी असलम ने मना किया कि किसी सूरत नहीं मिलना। और ये भी मैंने उनको बता दिया। अब मैंने अच्छा किया या गलत किया, ये मैं आज तक सोचता हूँ बैठ के कि वो मेरा फैसला सही था या गलत था। मैंने उनको जो बताया कि यार मैं चौ साहब मैं जा रहा हूँ पप्पू के पास, तो मुझे नहीं पता कि वो मेरा राइट डिसीजन था या रॉन्ग था जो मैंने उनको बता दिया था। उन्होंने मुझे रोका कि किसी सूरत नहीं जाना, क्योंकि उसको पता है सब कुछ है कि तुम मीडिया वाले हो इसलिए आ रहे हो, इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, सारी चीज़ें, लेकिन वो फिर भी तुम्हें बिठा लेगा। बिठाने से मुराद ये है कि किडनैप कर लेगा और रैंसम मंगवाएगा, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है, अच्छा। वो किसी को नहीं छोड़ता। तो रहमान में पप्पू, और रहमान ऐसा नहीं था, लेकिन रहमान अगर आप जाते हैं ना तो आप उसके मेहमान होते, वो आपको इतनी इज्जत देंगे, आपको इतना प्रोटोकॉल देंगे, ठीक है। तो फर्क होता है। इसी तरह शख्सियत में बाबा फ़र्क होता वालों है। में और जिक्री में फर्क था। बाबा वाले जो थे वो, या रहमान वाले, फिर वो शक व शुबात में नहीं जाते थे कि वो ये नहीं सोचेंगे यार ये बिलाल साहब पता नहीं शायद उसके आदमी तो नहीं है, शायद उसके लिए काम तो नहीं करते, शायद उसके लिए मुखबरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं कर रहे, रैकी तो नहीं कर रहा है। वो इतना नहीं सोचते थे। उनको बस जहाँ भी भिनक पड़ गई ना कि भाई बिलाल साहब गड़बड़ है, बस मार दो, बस इतना नहीं है। लेकिन इधर अगर आप देखेंगे जिक्री वालों को, जिक्री ऐसा नहीं था। जिक्री आपके साथ बैठेगा, बात करेगा और ज़्यादातर हंसी मजाक करेगा। तो ये मतलब ये उस ज़माने की बात है जब आप यंग क्राइम रिपोर्टर थे। तो ज़ाहिर है मैं तो यंग था जभी मतलब तो ये सब कुछ कर रहा था। मैं नहीं तो अगर ये आप ही थे ऐसे, या और दीगर क्राइम रिपोर्टर भी हरकतें करते थे कि वहाँ लियारी में घुस के जो है वो भाई देखिए, मैं गैंग? किसी की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैंने जब बाबा से मुलाकात मेरी फर्स्ट टाइम जब हुई थी ना, तो मैं अक्सर ये सुना करता था कि भाई बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, बड़े लोगों का आना जाना है, ये वो। तो मेरे जहन में ना ये सवाल था और मैंने बाबा से पूछा था। मैंने कहा यार ये बताओ आप कि क्योंकि मेरे जाने के ना बहुत सारे रीज़न्स थे वहाँ पर, ठीक है। समझ लें कि मुझे लाइफ थ्रेट्स थे उनसे, ख़ास तौर पे, और इसलिए बस मैं इस पोजीशन पे आ गया था डू एंड डाई वाली, कि बस अब जाना है और फैसला करके आना है, या तो मर जाना है वहीं जाके, मारना है मारो भाई, लेकिन बस ये जो ज़हनी टेंशन है ना ये ख़त्म करनी है। तो मैं तो बेसिकली इसलिए गया था, जो बाबा से मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि मिलने गया था, तो मिलने बेसिकली मैं इसलिए गया था, ये जो इश्यू सॉर्ट आउट करना था मुझे, जो मैं ज़हनी एक साइको पेशेंट बन चुका था, ट्रॉमाटाइज़ हो चुका था। हर वक़्त ये लगता था ये मार देंगे, मार देंगे। तो मैं तो इसलिए गया था, भाई मारना है मार दो, चैप्टर क्लोज़ करो, या तो छोड़ना है तो छोड़ दो। तो जब तक मैं बता रहा हूँ ना पान मंडी तक मैं नहीं पहुँचा था, तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं वापस ज़िंदा आया हूँ। लेकिन बहरहाल मेरी सोच के मुताबिक जो है वो बिल्कुल, जो मैं सोच के गया था उसके बिल्कुल अगेंस्ट हुआ था, और उन लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी थी, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया था। यानी इतना अच्छा प्रोटोकॉल था कि जब तक मैं बैठूँगा नहीं वो बैठेंगे नहीं। अच्छा। जैसे मेहमानदारी होती है हुँ। कि आप जो है वो इज़्ज़त दे रहे हैं कि यार आप बैठे, मेहमान बैठेगा पहले, तो फिर आप बैठेंगे।
तो ऐसा नहीं है कि वो बैठे हुए हैं तो आओ भाई बैठो, ऐसा से चक्कर नहीं है। तो मतलब प्रोटोकॉल पूरा था। तो ये तो आपकी बहरहाल जो मैंने पूछा था हाँ, बाबा से, हाँ, तो बाबा ने मैंने फिर मैं क्योंकि चीज़ें क्लियर कर रहा हाँ, था ना मैं उस वक़्त, तो मैंने सवाल पूछा था कि भाई को देखो मैं यहाँ आया हूँ, सही है, अपनी जान दाँव पे लगा के आया हूँ, तो आप बताओ। तो उसने बोला कि और अब कोई आया है यहाँ पर अभी तक? तो उसने बोला नहीं, तुम पहला आदमी है। अब ये वो झूठ बोले तो वो एक अलग बात है। उस वक़्त की बात बता रहा हूँ, उसके बाद तो मैंने भी खुद लोगों को कुछ को देखा, ऐसी बात नहीं है, उसके बाद मैंने कुछ लोगों को देखा, तो ये मतलब अपने ही पुलिस तंग दोस्तों नहीं को। करती थी क्या? उनको भी पता होगा कि आप आपकी मुलाकातें हैं, तो भाई बताओ या देखें, कहाँ? पुलिस में भी हमारे दोस्त थे, ऐसा नहीं था कि वो कोई वो थे कि दोस्त थे, उनको पता था। मैं चौधरी साहब को बताता था, क्या मतलब यार उनको नहीं पता कि वो मैं लिख रहा हूँ, मैं कोई वो करके घर पे थोड़ी लेके जा रहा हूँ तो मीटिंग करके, या कोई खुफिया हुँ, मीटिंगें थोड़ी कर रहा हूँ, या मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग थोड़ी कर रहा हूँ हुँ। उनके साथ। मैं तो अपनी खबरों के लिए जा रहा हूँ, और जो जा रहा हूँ तो फिर वो आके लिख भी रहा हूँ, और वो लिख रहा हूँ तो वो अगले दिन पब्लिश हो रही है, प्रिंट हो रहा है, वो लोग तो देख मतलब रहे हैं उसको। बाबा लाडला से जो आपने मुलाकात की, तो वो फिर पब्लिश भी हुई? जी। अच्छा, बाबा से या ज़िक्री से जो भी होता था, वो सारी चीज़ें या फ़ोन पे बातें हुआ करती थी, तो वो सब पब्लिश होती थी। पब्लिश। उनके क्योंकि बयानात कोई आते थे। बैन नहीं था। नहीं, गफ्फार मैं ज़िक्री ने ये कहा, जैसे सियासतदानों के होता है बयानात ना, कुछ आते। कोट्स देखिए वगैरह वो लिख लेते हैं या स्टोरी कुछ होती बातें। थी ना, अच्छा, स्टोरी होती थी। स्टोरी में उनका मौक़िफ़ होता था, ये नहीं था कि उनको हाइलाइट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन स्टोरी है, स्टोरी के अंदर जो है हमें जैसे कोट्स चाहिए होते हैं, कमेंट चाहिए होते हैं, तो वैसे हम लोग उनको कर रहे होते थे, उसमें सबको ले रहे होते थे। अच्छा, तो ये तो लियारी वाला हिस्सा हो गया, लेकिन उस ज़माने में या उसके बाद जो हमारी उर्दू बोलने वाले इलाकों में जो जराइम थे और जो एक सियासी जमात पुष्पनाही करती थी, क्या वहाँ के बड़े-बड़े लोगों से भी आपकी कोई मुलाकातें हुई? उन लोगों से तो ख़ैर होती ही रही हैं, अक्सर व बेशतर मुलाकातें अभी भी हो जाती हैं कभी-कभार। वो एक अलग चैप्टर था, और उन लोगों से ना मैं ज़्यादा कभी भी इतना क्लोज़ रहा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पर तो उस टाइम ये थी, क्योंकि हम उर्दू बोलने वाले थे, तो हमारे पर तो ये इस टाइम हुआ करती थी, ये उनके लोग हैं। हाँ, तो ये शुरू से हमारे साथ था। इस पे जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब कराची में तालिबान आना शुरू हुए, तो मैंने उन पे रिपोर्टिंग करना शुरू की। अच्छा, आज थोड़ी की, थोड़ा-थोड़ा करके करना शुरू की। तो उसके बाद जो है वो फिर मैंने बैतुल्लाह महसूद हुआ करते थे, जो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो जब बनी थी पहली बार, तो उसके जो सबसे पहले जो चीफ थे वो थे बैतुल्लाह महसूद, ठीक है। और उनके तर्जुमान थे अपना मौलवी उमर। तो लोग ना मिक्स कर देते थे मुल्ला उमर से, तो मौलवी उमर हुआ करते थे उस वक़्त उनके तर्जुमान, तो मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट्स में रहता था। तो मैंने फिर जब 1-2 बार जो है डे टाइम्स में ही 2 बार उनके इंटरव्यू किए, अच्छा, और मैं शायद पहला आदमी था जो कराची से बैठ के ये सारी चीज़ें कर रहा था, तालिबानाइज़ेशन के ऊपर काम कर रहा था, या तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट्स में था, या उनके इंटरव्यू पब्लिश करे। तो बड़ी तहलका सी मच गई, और जब तहलका मची तो फिर वो यही ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन ने या एमकेएम ने ये बयानात देना शुरू करे कि कराची में तालिबानाइज़ेशन हो रही है। अच्छा, हम ठीक है। अपना काम कर रहे हैं, हुँ, हमें नहीं गर्ज कोई के क्या 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 है क्या नहीं है, यहाँ से हो गए तो भाई हम बोला सही है भाई, हो तो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं बैठ के कि हम ये भी नहीं सोच रहे कि देखो हमारी खबर को सेकंड कर रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई हो रही है देखो। तो इसमें तो गलत नहीं कह रहा है वो, हुँ, क्योंकि हम तो ऑलरेडी ये चीज़ें देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें ऐसी इंसिडेंट होना शुरू हो चुके थे, ख़ास करके मंगोपीर के एरिया में। ये जो कुंवारी कॉलोनी थी इधर, ये कुछ इंसिडेंट होना शुरू हुए थे, रिपोर्ट होना शुरू हुए थे। तो जिससे ये पता लग रहा था कि हाँ भाई गड़बड़ है यहाँ पर, और ये तालिबान वाला चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है, क्योंकि जो सवात बाजोड़ ऑपरेशन हुए थे, उस सवात बाजोड़ ऑपरेशन के बाद जो उसके नतीजे में जो माइग्रेशन हुई बड़े पैमाने पे, तो वो यहाँ पर आके सेटल हुए थे इन इलाकों के अंदर, कराची के बहुत सारे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज़ उनकी जब होना शुरू हो गई,
तो फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हुई थी, तो हमने करना शुरू करा। बहरहाल उसके बाद फिर कुछ इंटरव्यू भी किए, कुछ और रिपोर्ट्स की, फिर एमकेएम बोलना शुरू हो गई। तो फिर वो लोगों ने स्टैम्प लगाना शुरू कर दी, तो उन्हीं के लोग हैं, तो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। तो तो ये आप चीज़ें भी बेसिकली आपको आप जो ये फेस करनी पड़ती हैं। ये रिपोर्टिंग वगैरह जो करते तो आपके उस पे प्रेशर तो बहुत हुआ करता होगा गवर्नमेंट की तरफ से या हाँ, पुलिस तो ये स्टेशंस की इसका तरफ अब से इसमें नेक्स्ट है ना, देखिए या पहला प्रेशर आपके ऊपर कौन-सा आया? पहला आपके ऊपर प्रेशर आया कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। जो एमकेएम स्टैम्प के लिए लगाएंगे एमकेएम काम के आपके कर ऊपर बंदे रहे हैं हैं। हाँ वो। हम जी एमकेएम के बंदे हैं, और क्योंकि और वो बहुत ज़्यादा आसान इसलिए था कि आपका टॉपिक जो था वो सेम था, और आपकी वो थी ज़बान, वो भी सेम थी। तो ये ज़्यादा आसान था लोगों के लिए ये कह देना। ख़ैर बहरहाल फिर मैंने एक स्टोरी की, नो गो एरियाज़ इन कराची, वो शायद आपको याद होगी। तो उस वक़्त चीफ़ जस्टिस थे इफ्तिख़ार चौधरी साहब, और उन्होंने कराची में सो मोटो एक नोटिस लिया। भाई बड़ा ज़बरदस्त, बहुत उन दिनों तो समझ लें कि बस सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट थी, बस वही चल रही होती थी, और इफ्तिख़ार चौधरी चल रहे होते थे बस। तो उन्होंने मेरी खबर पे भी नोटिस लिया कि भाई ये कराची में नो गो एरियाज़ क्या हैं। तो उसके बाद जो है वो उस वक़्त कायम अली शाह थे सीएम, तो सब मुकर गए कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई नो गो कोई एरिया नो गो नहीं उन्होंने है। एरिया बोला भाई नहीं है रिपोर्ट जमा कराओ, सबने रिपोर्ट जमा करा दी कि कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई ये खबर है, और बाकायदा उन्होंने मेरा नाम लिया। 2-3 दफ़ा मुझे बुलाया भी था, मैं गया नहीं था, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने मुझे बाकायदा वो 2-3 पेशियों में पूछते थे कि फराज साहब आएँ, फराज साहब आएँ। फिर उन्होंने बोला भाई ये फराज साहब की रिपोर्ट है। तो जब वो नहीं माने ना, पहले तो वो डिनाई करती रही गवर्नमेंट, जब वो नहीं माने तो फिर बहरहाल फिर उन्होंने बोला अच्छा हम देखते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। बहरहाल फिर एक दिन वो भी आया कि जिस दिन उन्होंने एडमिट कर लिया कि हाँ है। तो ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ ना, अगर आप जी ये जी गूगल पे जाएं सर्च करें, सब कुछ मिलेगा आपको। ये बात तो समझ में नहीं आई कि आपको अदालत बुलाती थी और आप नहीं जाते थे। भाई मेरा, क्योंकि मुझे ये लोगों ने समझाया। नहीं तो अदालत देखिए तो फिर मैं कोई पार्टी थोड़ी हूँ, अच्छा। ना मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। मैंने तो एक स्टोरी की है। अब हाँ। स्टोरी में मेरा काम नहीं है कि मैं कोर्ट में जाऊँ, क्योंकि फिर मुझे लोगों ने समझाया, जो हमारे सीनियर्स हैं उन लोगों ने बताया कि इस चक्कर में नहीं पड़ना। उसकी वजह ये कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, फिर आप उनकी नज़रों में आओगे, फिर आप अपने काम से हट जाओगे, रोज़ कोर्ट कचहरी करोगे। तो बहुत सारी उन्होंने एग्जाम्पल्स दी मुझे, लोगों ने समझाया जो मेरे सीनियर्स थे कि भाई इस चक्कर से दूर रहो, जो तुम्हारा काम था तुमने कर दिया। अच्छा, बस समन तो नहीं हुआ होगा ना नहीं नहीं आपका। नहीं नहीं, अच्छा। ये नहीं है कि भाई मैं कोई पार्टी थोड़ी हूँ उस केस में। मैं तो अपना एक वो काम कर रहा हूँ। अब अदालत का काम है कि वो इदारों से चीज़ को वेरीफाई करवाए, और अब वेरीफाई हो जाती है तो उस पर एक्शन करवाए। उन दिनों आपको याद होगा कि गली-गली में स्ट्रीट बैरियर्स बहुत लगा करते थे। जी जी। फिर सबसे पहले जो हुआ वो काम ही यही हुआ कि वो बैरियर्स रिमूव हुए थे। फिर उसके बाद फिर वो एक्शन और ये सारी चीज़ें तो चलना नो शुरू गो हो गई। एरिया से मुराद क्या थी कि उर्दू बोलने वालों के नहीं, इलाके में कोई गैर उर्दू बोलने वाला ना आ नो जाए। गो एरिया के अंदर मेन स्टोरी जो थी ना वो 2 हिस्सों में थी। एक कंप्लीट नो गो एरियाज़, एक पार्शियल नो गो एरियाज़, ठीक है? और उस पे भी ऑब्जेक्शन हुआ था, लेकिन बहरहाल मैं कंप्लीट नो गो एरियाज़ कौन से थे? कंप्लीट नो गो एरियाज़ जैसे मैंने बताया ना, सोराब घोट के कुछ एरियाज़ थे, ठीक है? जहाँ आप नहीं जा सकते, जहाँ उर्दू बोलने वाला नहीं जा सकता है। कोई भी नहीं जा सकता था, आउटसाइडर। अच्छा। ख़ास इलाका करके मकीन जा सकते थे मतलब खाली इलाक़ाई जो थे मकीन तो जा मतलब बाहर सकते के थे, लोग नहीं जा सकते लेकिन जो आउटसाइडर्स थे, और ख़ास करके वो लोग जो उर्दू बोलने वाले हुआ करते थे, ठीक है? या फ़ोर्सेस के लोग हुआ करते थे, या पुलिस हो गई या कोई भी फ़ोर्स हो गई, वो अलाउ नहीं थे, ठीक है? कुंवारी कॉलोनी, मंगो पीर, ये शराबगोट के इलाके, कुछ को क्या लोग, कुछ लांडी के कुछ एरियाज़ थे जो उनके डोमिनेटेड एरियाज़ थे ना, पश्तून डोमिनेटेड एरियाज़ थे, वो कंप्लीट नो गो एरियाज़ उस वक़्त तक बन चुके थे।
और वहाँ पर ऐसे नहीं होता था जैसे हम देखते हैं कि 2 बाइक पे पुलिस वाले यूँ घूम रहे हैं, इसको पकड़, ऐसा कुछ नहीं था। बाइक क्या मोबाइलें नहीं थी वहाँ पर। अगर जाते थे तो बाकायदा फिर पूरा प्रोटोकॉल जाया करता था। तो ऐसा नहीं था कि आप आसानी से कोई भी अंदर चला जाए। तो ये एक सिलसिला था। नहीं तो ऐसा क्यों था, और मतलब जैसे कि बाहर के लोग नहीं जा सकते थे? पार्शियल में ये था कि जैसे आप अजीज़ाबाद लगा लें, सेंट्रल के इलाके नाज़िमाबाद के लगा लें। अब वहाँ पर पार्शियल में इसलिए मैंने किया कि है भी और नहीं भी है। क्यों? क्योंकि आपने देखा पठानों के होटल भी वहाँ पर थे, ठीक है? बलोचों के दुकानें, कारोबार भी वहाँ पर थे, सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी और फिर साथ में उनको मारा भी जा रहा था। लेकिन वो एग्ज़िस्ट कर रहे थे, आ रहे थे, अपने कारोबार चला रहे थे, अपनी दुकानें चला रहे थे, अपने काम धंधे जो भी थे, आना-जाना ये सारी चीज़ें थी। लेकिन साथ-साथ में जिसकी होती थी उसकी टारगेट किलिंग भी हो जाती थी या किसी होटल पे फायरिंग भी हो जाया करती थी। तो ये चीज़ थी जिसपे भी एमकेएम बड़ी नाराज़ हुई थी कि भाई हमारे नाम क्यों डाले आपने हमारे इलाकों के, हम तो कुछ नहीं करते, हमने तो बंद नहीं करा हुआ। तो मैंने बोला भाई आपने बंद नहीं किया हुआ, मैं भी यही कि मैंने हुँ, कब कहा कि कंप्लीट है कि कोई जा ही नहीं सकता। मैंने हुँ। बोला जा सकता, आने की गारंटी नहीं है। अच्छा, सही। पार्शियल ग्लव्स जब जी, इस्तेमाल करा था। तो पूरी लिस्ट थी बाकायदा, उसमें हर एरिया का नाम लिखा हुआ था कि सही। कंप्लीट में कौन-कौन से हैं और पार्शियल और में पार्शियल कौन-कौन में से? कौन-कौन से हैं। अच्छा, अब एफआईआर पे कुछ बात करें हम। अच्छा हम एफआईआर का आपसे पूछना चाह रहे थे कि अक्सर जब कोई हम लोगों के साथ कोई जुर्म हो या कोई हम वारदात हो, तो कहा जाता है कि एफआईआर जल्द से जल्द कटवाई जाए। हुँ। तो ये क्यों कहा जाता है? क्या ये ज़रूरी है? और फिर अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि आप थाने गए तो वहाँ पुलिस ने रिश्वत माँगी और कहा कि भई हुँ। पहले तो हमारी मुट्ठी गरम करो, उसके बाद हम एफआईआर काटेंगे। उनके तो क्या खिलाफ, मतलब मैं मुझे पूछना चाह रहा था कि उनके खिलाफ कोई ऐसी वेब है या कोई ऐसा इदारा है जो हाँ, कि हम वहाँ पे अपील कर देखिए सकें कि हम वहाँ मुख्तलिफ पर एफआईआर मुख्तलिफ करना चाह रहे हैं ज़राए और ये हैं, होता है? मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखें अगर आप थाने में जाते हैं किसी भी और वो आपकी एफआईआर नहीं करता, तो आपके पास उसका इमीडिएट बॉस है टीएसपी। आप उसको कंप्लेन करें कि सर मैं यहाँ पर आया था और ये नहीं कर रहा है। अगर वो भी नहीं करता, आप एसपी के पास जाएँ, एसएसपी ऑफ़िस जाएँ, डीआईजी ऑफ़िस जाएँ, एडिशनल आईजी ऑफ़िस जाएँ, आईजी ऑफ़िस जाएँ, वहाँ जमा करा दें। अच्छा तो वहाँ मतलब ये फॉर्म मिलता है कि आप दरख़्वास्त नहीं, नहीं, आपने जो एप्लीकेशन लिखी हुई है, आप वहाँ जाएँगे, वहाँ पर जो रिसेप्शन होगी, वहाँ पर आप जाके जो है वो एक रिसीविंग साथ में लेके जाएँ, 2 फ़ोटोकॉपी, 1 फ़ोटोकॉपी करा के लेके जाएँ, वहाँ जाके एक जमा कराएँ वो और रिसीविंग के लिए एक फ़ोटोकॉपी उसी की लेके जाएँ, वो उसपे रिसीविंग की स्टैम्प लगाएगा, डेट डाल देगा, ये आपके पास एक रिसीविंग की एक सबूत हो गया कि यार मैंने एक एप्लीकेशन जमा कराई है। और आप उसमें लिखेंगे कि जी हमने नहीं, और वो एप्लीकेशन भी साथ में लगाएंगे आप जो आपने थाने में जमा करानी थी कि सर मैंने ये एक एप्लीकेशन लिखी थी, मेरा ये इशू था और मैंने ये एक एप्लीकेशन में सारी चीज़ें लिखी थी, लेकिन मैं जब वहाँ पर गया तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। जो भी रीज़न उन्होंने दिया वो रीज़न भी आप लिख दें और ये देखें मैंने ये अटैच कर दी है इसके साथ और ये आप कर दें। अच्छा उस पे अब एक्शन होता है नहीं होता वो एक अलग चीज़ है। अब जदीद दौर है क्योंकि डिजिटल दौर है, तो आईजीपी मैनेजमेंट सिस्टम है एक। आप वेबसाइट पे जाएँ, गूगल पे जाएँ, सर्च करें, आपको उनका लिंक मिल जाएगा, उसमें आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर रजिस्टर सकते हैं। अपनी करवा सकते हैं। अच्छा, लेकिन जो ये आपने बताया जैसे कि हम वेब पे जाके, पोर्टल पे जाके एफआईआर वगैरह अपनी आप दर्ज करवा सकते हैं। तो ये जैसा कि आपने बताया कि एसपी को कर सकते हैं, एफआईआर नहीं करवा सकते, आप शिकायत उसमें कर सकते पोर्टल हैं जी पे ऐसे। जाके कंप्लेन कर कंप्लेन कर रजिस्टर्ड सकते हैं, करा लेकिन जब सकते तक हैं। कि हम कंप्लेन करेंगे, तो उस वक़्त तक उस वाक़या जो वहाँ पर या किसी भी जगह पे कोई वाक़या है, तो वहाँ पे एक्शन होगा या नहीं होगा? देखें, अब यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वो डिपेंड करता है, सम टाइम ऐसा होता है कि फौरी एक्शन हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि बैठे रहो बैठ के कुछ नहीं लेकिन होता है। लास्ट टाइम जो अभी हमारे पास एक छोटा बच्चा था 3 साल का, जो मेन होल के अंदर गिर गया था, इब्राहिम वाला वाक़या, वहाँ पे इलाका मकी उन्होंने पैसे वग़ैरह जमा करके उसको निकालने की मशीनरीज़ वग़ैरह करवाईं। तो वहाँ पे पुलिस को जल्दी पहुँचना चाहिए था, अगर हमारा देखा जाए तो, जो एफआईआर वग़ैरह जो कॉल्स करी थी देखिए, वहाँ के इसके लोगों ने। लिए ना जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, ये एक अलग चीज़ है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपके पास 15 है, कि कोई भी इमरजेंसी होती है, आपने सबसे क्योंकि हर एक को तो ये भी नहीं पता होता कि उनके जो जिस एरिया में वो रह रहे हैं या जिस एरिया में उनका ऑफ़िस है वहाँ का या थाना कहाँ है? काम वहाँ का करते हैं, उनका थाना के नाम क्या है?
है कहाँ ये तो दूर की बात है। ये भी नहीं पता कि भाई मैं अभी जैसे यहाँ बैठा हुआ हूँ तो यहाँ कौन सा थाना लगता है, आपको पता है? नहीं। तो आपको नहीं पता, तो आपको जब ये नहीं, और वो थाना ये नहीं पता कि लगता कौन से, तो ये भी नहीं पता होगा कि वो है कहाँ, हाँ, नहीं, जबकि हाँ, थोड़े से ही फासले पर है। पीआईबी जैसे मैं थाने गुलिस्तान जौहर में पीआईबी रहता नहीं है हूँ, आपका, तो वहाँ शार फैसल का थाना थाना लगता है। सही, क्योंकि शारा फैसल में कुछ इलाके शारा जो गुलिस्तान जौहर के आते हाँ, हैं। तो ये भी पता तो होना। जैसे गुलशन में अजीज भट्टी और गुलशन मिक्स हो जाता है, ठीक है, दोनों थाने लग रहे होते हैं वहाँ पर। तो इसी तरह शारा फैसल और में जो है वो कुछ एरिया गुलिस्तान जौहर के आते हैं। नहीं, अगर हमारे थाने की बात करें तो पीआईबी थाना शायद हमारा लगता नहीं यहाँ का, है। जी। नहीं यहाँ का थाना वीआईपी नहीं है, यहाँ का जमशेद क्वार्टर है, जो कि ये पीछे ही बना हुआ है बनोरी टाउन के न्यू पीछे टाउन थाना वाली जो है। है। न्यू टाउन नहीं है, वो बनोरी टाउन है, न्यू टाउन तो जेल के पास बना हुआ है। सही। तो बहरहाल यही तो मैं कह रहा हूँ कि आम लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारा थाना कौन सा है, और फिर वो थाना है कहाँ, फिर उसका जो इंचार्ज है वो कौन है, उसका नंबर क्या है, तो ये लोगों को आमतौर पे पता ही नहीं है। तो उसकी आसानी के लिए ही तो ये 15 बनाई गई है कि भाई आप कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, आप 15 पे कॉल करें, वो विद इन 2-3-5 मिनट्स आपके पास आ जाती है आम तौर पे। तो वो आएगी, फिर वो आपको गाइड भी कर देगी, वो जो सिचुएशन होगी फौरी वो उसको हैंडल कर लेगी। फिर वो ही अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो मज़ीद नफरी थाने से बुला लेगी, थाने को इन्फॉर्म कर लेगी। फिर वो अगर उसके बाद जैसी-जैसी सिचुएशन होगी उसके बाद फिर वो एसएचओ या ड्यूटी ऑफ़िसर या इंक्वायरी ऑफ़िसर जो भी आएगा वो उस हिसाब से चीज़ों को हैंडल करेगा। अगर उसको 50 गाड़ियाँ भी मँगवानी पड़ेंगी तो वो मँगवा लेंगे। एक थ्रू प्रॉपर चैनल अपने जो एसओपीज़ होती हैं वो एसएचओ, डीएसपीज़, एसपी और वो एसएसपी को इन्फॉर्म करेगा कि साहब यहाँ तो बड़ा मसला हो गया है। तो फिर वो ज़िले की पूरी पुलिस आ जाएगी। उससे भी बड़ा मसला होगा पूरे ज़ोन की पुलिस आ जाएगी, उससे भी बड़ा मसला होगा पूरे कराची की पुलिस आ जाएगी। तो वो एक तरीक़ेकार होता है, जैसी सिचुएशन होती है उसी हिसाब से होता है। नहीं, तो फिर पुलिस वालों को क्यों सस्पेंड किया गया था या ट्रांसफ़र किया गया उस वाक़ये के बाद? वो कुछ और अलग चीज़ें थी। वो अच्छा, एक तो शायद ये था कि एसएसपी को किया है डीआई? एसएसपी को भी किया है, डीएसपी को भी किया है, एक आध और पुलिस वाले थे उनको भी किया है। शायद उन्होंने इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करा उस वक़्त, और क्योंकि जो फिर आपका जो बॉस होता है ना, फिर वो भी कहीं न कहीं इस उसमें आ जाता है। तो शायद जो एसएसपी का करना था वो इसी उस पर आ गया, क्योंकि एसएसपी की ज़िम्मेदारी तो नहीं है ना कि वो गटरों के ढक्कन देखे या लगाए बैठ के, तो ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है कि वो ये सारे काम करे। तो और उसमें कुछ और बातें भी सामने आई हैं कि वो कुछ और रीज़न्स भी थे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, वो उनको भी करना पड़ा था। वो शायद कहें आप पर्सनल कुछ रीज़न्स थे। और जहाँ तक आपने कहा ना कि भई एफआईआर के लिए करना है, तो एफआईआर बेसिकली इसी तरह से ही होती है कि आप कंप्लेन करें। अच्छा, जब आप देखें कि यार आईजीपी पोर्टल से भी कुछ नहीं हो रहा, एसएसपी को भी लगा दी, डीआईजी को भी लगा दी, सब जगह लगा दी, कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर आपके पास एक और ज़रिया है जो सबसे मज़बूत है, वो है कोर्ट। आप कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगा दें कि भाई हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ है और इस तरह है, और हम थाने जा रहे हैं, एसएसपी ऑफिस भी जा रहे हैं, सारी कंप्लेन लगा दें कि ये देखें इसकी कॉपी भी है, इसकी कॉपी भी है, ये भी है, ये एविडेंस भी है, या ये वीडियो है, ये तस्वीरें भी हैं, ये एप्लीकेशन है सारी, और हमने की है, ये हमारी एफआईआर नहीं करते। तो फिर कोर्ट डायरेक्शन देता है कि भाई इसको देखो। फिर वो एक ऑफिसर अपॉइंट होता है, इंक्वायरी ऑफिसर, वो आता है, देखता है, अच्छा ये सारी चीज़ें हैं, और एफआईआर बनती है तो बना देता है, नहीं होती तो वो अब अदालत में रिपोर्ट जमा करा देता है कि भाई ये झूठी है या इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है इस पे नहीं हो सकती। आम तौर पे उस पे हो जाती है। तो एफआईआर ज़रूरी मतलब क्यों है कि जल्द से जल्द उसको कराया जाए? ये क्योंकि अक्सर देखिए, हम कोर्ट की खबरें देखते हैं, तो अक्सर अब अदालत देखिए मैं इस आपको इस एक बुनियाद मिसाल पर। देता हाँ, हूँ, हाँ। चलें एक मिसाल देता हूँ। आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई और आपकी मोटरसाइकिल शायद आपके नाम पर भी नहीं है, सही है। आपने एफआईआर नहीं कराई यही सोच के कि जाऊंगा, वो करेंगे ही नहीं, पैसे मांगेंगे, तंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, छोड़ो भाई। ये आपका मोबाइल फ़ोन, सही है, छोड़ो यार, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। कल पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ लिए, उनके पास से यही वाला फ़ोन निकला।
अब स्ट्रीट क्रिमिनल को तो नहीं पता ना कि यार मैंने बिलाल से या इनसे छीना था, उनको थोड़ी पता कि वो कौन था जिससे छीना है, ना उनके पास एड्रेस है ना कुछ है। अब ये पूर्ण हो गया लावारिस। सही है। अब ये आपके पास वापस कैसे आएगा? ठीक। जब तक आप रिपोर्ट नहीं भाई आपके पास कैसे आएगा? तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये यार ये बिलाल साहब से छीना गया था, ये बिलाल साहब की मिल्कियत है? क्योंकि ठीक। बिलाल साहब ने तो अप्रोच ही नहीं किया उनको। तो हाँ, बिलाल साहब ने वहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर कराई होती, सही है। आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी होती, तो जब ये 2 लड़के पकड़े जाते, इनसे ये रिकवरी होती, तो वे देखते हैं हाँ यार ये जगह थी, इस जगह पे भी इन्होंने बताया कि हमने यहाँ-यहाँ इस शख्स से ऐसे-ऐसे शख्स से ये मोबाइल और ये सारी चीज़ें छीनी थी। फिर वो देखते हैं कि हाँ यार ये परसों-तरसों 2 दिन पहले 3 दिन पहले कंप्लेन हुई थी, ये बंदा बिलाल नामी आया था, इसने कंप्लेन रजिस्टर कराई थी, उसका भी मोबाइल फ़ोन था, वो भी यही सारी चीज़ें बता रहा है, तो वो फिर आपको बुलाएँगे। तो ये होता है, लोगों ऐसा को होता मिलते है। हैं। अच्छा, एक चीज़ ऐसा होता है, कम कम होता है होता लेकिन हो है, जाता है। लेकिन हो जाता है। अब मैं इस पे ये कहता हूँ कि भाई खुशनसीब है जिसको मिल गया। गाड़ियाँ भी लोगों को मिल जाती हैं, बाइक भी मिल जाती हैं, मोबाइल भी मिल जाते हैं, सोना ये 10 चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं, रेयर लोग होते हैं जिनको मिलता है। लेकिन आप करवाएँगे तो मिलेगा ना, आप करवाएँगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा? अच्छा, इसी उसमें एक सिटीज़न्स पुलिस लिएज़न कमेटी सीपीएलसी, इसका कभी-कभी खबर आती है साल 6 महीने में कि इन्होंने तकरीब की और लोगों को छिने हुए मोबाइल फ़ोन हुँ, वापस किए। तो तो ये है यही क्या? देखें इस तरह इसके साथ-साथ ऐड कर लें एवीएलसी को भी, वो भी कभी-कभी तकरीब कर लेते हैं ऐसी, अच्छा। जिसमें वो चिनी हुई या चोरी हुई मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ लोगों को उनके जो असल ओनर्स होते हैं उनको वापस करते हैं। तो वो वहाँ पर भी ये तकरीब होती है, सीपीएलसी में भी होती है। कभी-कभार हो जाती है, कभी-कभार कुछ ना कुछ लोगों को मिल जाता है ना, हुँ। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि आप रिपोर्ट करवाएँ, आपको करवानी चाहिए। इस चक्कर में नहीं पड़े कि ये पहले अच्छा मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, यार वो ये हो गया, आप यार कुछ कर दो। मैंने बोला भाई पहले तुम खुद तो कर लो। हुँ। मैंने बोला भाई आप थाने गए? बोला नहीं हम तो नहीं गए। मैं क्यों? अबे भाई वहाँ जाएँगे तो ये होगा, वो यूँ। मैंने बोला भाई पहले जाओ तो सही, पहले आप जाओ तो सही, लूप में लाना आप ज़रूरी है पहले इंसान को। करो तो सही। अगर वो नहीं करता तो आप मुझे बताएँ। फिर शायद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ, करवा सकूँ भाई, कोई हेल्प कर सकूँ आपकी। लेकिन उसके लिए पहले आप खुद तो जाएँ। आप पहले से अज़्यूम करके बैठ जाते हैं, नहीं यार, लोगों को असल में एक बड़ा मसला है कराची का। हर चीज़ में जुगाड़ चाहिए। हर चीज़ में जुगाड़ चाहिए बस। खुद कुछ नहीं करना, बैठे-बिठाए सारे काम हो जाए। हुँ। थाने पहुँचेंगे नहीं, यार ये करवा दो। अबे भाई तो तुम जाओगे तो करवाऊँगा ना, मैं उसको घर तो नहीं भेजूँगा तुम्हारे के भाई इसके घर पे जाओ, एफआईआर लिख के आओ, उससे पूछ के आओ या फ़ोन पे कर लो। वो लोग चाहते हैं बैठे-बिठाए बस काम हो जाए, खुद कुछ ना करें हम। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मज़ेदार छोटा-सा किस्सा सुनाते हैं, फिर उसको एंड करते हैं। जी। सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि बाज़ औक़ात हमें भी नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं बैठ के। तो एक मेरा जानने वाला था, उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई ना, तो वो बेचारा इसी एफआईआर के चक्कर में परेशान हो रहा है, इधर घूम ये वो उसने मुझे बताया। मैंने बोला भाई हाँ जाओ तुम ये कर दो, और करने के बाद जो है वो उसने बोला यार फराज भाई अगर वो पैसे वैसे मांगे चाय पानी, तो मैंने बोला भाई दे देना, अपनी खुशी से दे देना जो दिल करे। मैं बोला यार मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, मुझे किस बात की खुशी जो मैं अपनी खुशी से दे दूं। तो मुझे उस वक्त एकदम रियलाइज हुआ कि यार हम भी ऐसे ही हो गए हैं, कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि यार हम सिस्टम के इतने मोहताज हो चुके हैं कि हम बहती गंगा में बहते चले जा रहे हैं, कि मैं उसको ये मशवरा दे रहा हूँ कि भाई हाँ भाई दे देना खुशी से, अपनी जो देना चाहे वो एफआईआर कर दे। तो उसने बोला भाई कौन सी खुशी, मैं तो यार गम में हूँ, नुकसान करके बैठा हूँ। चलें फराज साहब, हम इख्तिताम पे हाँ, सीपीएलसी का ये बता दें ये क्या चीज़ है? पुलिस का महकमा है या ये ये कोई पुलिस का नहीं है, एक हाँ। वॉलंटियर एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका क़याम मेरे ख़्याल 1890s में हुआ था, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। नहीं, ये 1980s में। हाँ, 80s में। तो उसमें जो है वो पहले बड़े-बड़े नामी-गिरामी लोग रह चुके हैं इसमें,
और बड़ा अच्छा किरदार हुआ करता था। बेसिकली ये समझ लें कि आपकी पुलिस का एज़ अ सपोर्टिंग रोल जो है ना वो प्ले करते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे इनका जो किरदार था ना वो जो मेन किरदार था वो था किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस, और बड़ा एक वक़्त में बहुत अच्छा इनका रोल रहा है ना। बेसिकली ये टेक्निकल सपोर्ट दिया करते थे पुलिस को, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट दिया करते थे। फिर यहाँ तक कि ये भी हुआ करता था कि जैसे कोई किडनैपिंग हो गई है और उसकी किडनैपर्स की कॉल आ रही है रैंसम के लिए, तो जो फैमिली है उसको डील कैसे करना है किडनैपर्स के साथ, कैसे नेगोशिएशन करनी है उनके साथ, कैसे टाइम गेन करना है, कैसे पैसे कम करवाने हैं, तो ये उसकी बाकायदा पूरे ये साथ साथ हुआ करते थे। हर चीज़ पे उनको ट्रेन किया करते थे, उनको समझाया करते थे। और फिर इसी तरह अपनी टेक्निकल जो रिसोर्सेस हुआ करती थी उनकी, जो लोकेशंस के हवाले से या मोबाइल सीडीआर्स के हवाले से, सारी चीज़ों के हवाले से ये पुलिस के साथ मिल के एक जॉइंट वेंचर किया करते थे। और इनकी वजह से बड़े केसेस जो है वो सॉल्व हुए हैं, बड़े-बड़े केसेस बिल्कुल। सॉल्व हुए हैं, क्योंकि उस ज़माने में बड़े केसेस हुआ करते थे, अब तो इतने नहीं होते, और बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हुआ करते थे। तो उस पे ये काम करते थे और बड़ा अच्छा काम करते थे। चलें फराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमें अगर मौका मिला तो आपको दावत देंगे और मज़ीद कुछ इस शहर के बारे में और इस शहर के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपसे मालूमात हासिल करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।